हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए हम लोग एमसीक्यू के थ्रू सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं। ये हमारा क्लास नंबर 9वां है। आइए स्टार्ट करते हैं 9th क्लास। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है अभी तक हम लोगों ने 135 क्वेश्चन तक देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 100 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, ये 36वां क्वेश्चन है, 136वां। बोला कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ हमारे पास टाइगर रिजर्व है और दूसरी तरफ है कौन सी नदी उससे फ्लो होती है। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये है आपका महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, ठीक है। और कौन सी नदी बहती है इससे? पेंच नदी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि पेंच नदी जो है किसकी सहायक नदी है। जहाँ तक रही प्राणहिता नदी की बात, तो प्राणहिता जो नदी है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ये आपको सतपुरा से में फ़्लो होती है, अजंता जो आपकी पहाड़ी है उससे, और सतपुरा प्लेटू के आसपास ये जाती है, विदर्भ रीजन महाराष्ट्र में जाती है, और फिर जाके गोदावरी नदी में कालेश्वरम जो जगह है, कालेश्वरम आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर में गोदावरी नदी में मिल जाती है। यह है प्राणहिता नदी। तो पेंच जो टाइगर रिजर्व है वो आपका एमपी महाराष्ट्र में है, लेकिन प्राण पेंच नदी के कारण इसका नाम पेंच टाइगर रिजर्व पड़ा है। तो पहला जो है वो हमारा गलत है। दूसरा है वीर गंगा दुर्गावती, ठीक। तो वीर गंगा जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, नाम से ही पता चल रहा है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में तो कावेरी नदी नहीं है, इसलिए ये हमारा गलत होगा। जो कावेरी नदी है ये आपका कर्नाटक से निकलती है, ठीक है, और फिर जाके तमिलनाडु में जाती है। और ये आपका इसके अगल बगल जो टाइगर रिजर्व है वो है आपका बांदीपुर, नागरहोल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है किसमें? कावेरी नदी के अगल बगल, तो इसलिए ये भी हमारा गलत हो गया। तो ये जो है गलत है। उसके बाद है अचानक मार। तो आपको पता है अचानक मार अमरकंटक ये कहाँ पे है? आपका छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे डेसीडियस फॉरेस्ट ये सब मिलता है, और बहुत अलग अलग तरह का पेड़ पौधा यहाँ पे मिलता है, और इसमें फ्लो होता है मनियारी नदी, ठीक है। यहाँ पे आपको जाइंट स्क्विरल मिलता है, कुत्ता मिलता है, सांभर मिलता है, और लेपर्ड टाइगर ये सब मिलता है। तो उसमें मनियारी नदी फ्लो होती है कहाँ पे? अचानक मार अमरकंटक छत्तीसगढ़ टाइगर रिजर्व में। इसलिए बस हमारा यही सही है। तो जो 36 का जो आंसर होगा, ठीक है, वो हो जाएगा कि सिर्फ एक ही पेयर सही है, ओनली वन, केवल एक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म जोम्बी कंपनी। जोम्बी पता है आपको क्या करता है? आपको मारता नहीं है, बस आपका खून चूसता है और आपको कमज़ोर कर देता है, उसको बोलते हैं जोम्बी, ठीक है। तो जोम्बी कंपनी क्या होगा? जोम्बी कंपनी वैसी कंपनी है, जोम्बी कंपनी वैसी कंपनी होती है जो बस उसके पास इतना ही पैसा होता है कि वो काम कर सके, ठीक है, लेकिन जो उसने उधार लिया है उसको वो चुकता नहीं कर पाएगा, उसको जोम्बी कंपनी बोला जाता है, ठीक। उसके पास अपना खर्चा उर्चा मेंटेन करने का ही पैसा होता है, जैसे तनख्वाह देना, मजदूरों को ब्याज देना, ये, लेकिन एक्सेस कैपिटल नहीं होता है उसके पास कि वो अपना ग्रोथ करे, आगे बढ़े। वैसी कंपनी को जोम्बी कंपनी बोला जाता है। वो कंपनी बहुत ही ज़्यादा जो है उधार ले लेती है, और उसको फ्यूचर में कोई उधार नहीं देता है, इसलिए उसको उधार लेने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत अधिक ब्याज दर देना पड़ता है, तभी उसको कोई उधार देगा, ठीक है। वो बैंकों पे डिपेंडेंट होती है अपने फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए, ठीक है, क्लियर। जॉम्बी कंपनी को लिविंग डेड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिविंग डेड, मतलब जीवित है लेकिन मरा हुआ टाइप का है, या जॉम्बी स्टॉक्स बोला जाता है, ठीक। तो 37 का आंसर क्या होगा? ये कंपनी दैट इज़ बेयरली एबल टू कवर इट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड डेट ऑब्लिगेशंस। एक ऐसी कंपनी जो अपनी परिचालन लागत और ऋण दायित्वों को मुश्किल से पूरा कर पाती है, उसको हम लोग जॉम्बी कंपनी बोलते हैं। फिर बोल रहा है पहला ऑप्शन है हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी विथ स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन। एक ऐसी कंपनी जो बहुत मजबूत होती है तो इसको ब्लू चिप कंपनी बोला जाता है। तो वो ये सब नहीं है पूछा है, ठीक है। ये कंपनी दैट इज इन प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन और बैंकरप्सी, वो भी ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनेमी प्रॉपर्टी इन इंडिया इज आर करेक्ट। भारत में शत्रु संपत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनेमी प्रॉपर्टी, ठीक। इनेमी प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी होता है? इनेमी प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं जो, आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के साथ युद्ध हमारा हुआ है 1965 में, फिर 1971 में, फिर चाइना के साथ युद्ध हुआ है हमारा 1962 में, ठीक है ना। तो जब युद्ध हुआ था 1962, 65 और 71 में इंडिया और चाइना के साथ, इंडिया पाकिस्तान के साथ, तो वो हमारे इनेमी हुए। तो इंडिया, तो पाकिस्तान का नागरिक या चाइना के नागरिक का बहुत सारा प्रॉपर्टी इंडिया में था,
तो उनके प्रॉपर्टी को बोला गया इनेमी प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसको इनेमी प्रॉपर्टी बोला गया किस एक्ट के अंदर में, तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो है हमारा, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, उसके अंदर में इनेमी प्रॉपर्टी बोला गया, मतलब इनेमी लोगों का प्रॉपर्टी, ठीक है। चाइना और पाकिस्तान हमारे इनेमी हुए क्योंकि 1962, 65, 71 में युद्ध हुआ, तो उनके प्रॉपर्टी, उनके सिटीजन्स का प्रॉपर्टी जो भारत में था उसको डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इनेमी प्रॉपर्टी कहा गया। इसमें कोई ज़मीन हो सकता है, कोई बिल्डिंग्स हो सकता है, इसके अलावा वहाँ के इन लोगों का जो है भारत की कंपनियों में शेयर होल्डिंग भी था, तो शेयर हो सकता है, गोल्ड ज्वेलरी, ये सारा हो सकता है, ठीक है। तो इनेमी प्रॉपर्टी बोला रिफर्स टू एसेट्स बिलोंगिंग टू एनी फॉरेन नेशनल रिसाइडिंग इन इंडिया ड्यूरिंग वॉर टाइम। तो वॉर टाइम में हर कोई भी फॉरेन नेशनल नहीं, बस इंडिया और पाकिस्तान को ही हम लोग इनेमी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के साथ हमारा युद्ध हुआ है, ठीक है। तो ये जो है वो गलत होगा। दूसरा बोल रहा है यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इज़ द कस्टोडियन ऑफ इनेमी प्रॉपर्टी इन इंडिया। ये सही है। जो ऑफिस ऑफ, जो कस्टोडियन ऑफ इनेमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया है, वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में काम करता था। बाद में इस डिपार्टमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब जो है कस्टोडियन ऑफ इनेमी प्रॉपर्टी का जो ऑफिस है वो इनेमी प्रॉपर्टी को मैनेज करता है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय के अंदर में ही आता है। तो ये एकदम सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमसे पूछा है सही उत्तर, तो केवल 2 ही हमारा जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम 39 देखते हैं। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के संदर्भ में ILO के बारे में हमको जो है बताना है। बोला इट इज़ एन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है, ये सही है। ILO दोस्तों बना था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद 1919 में, ठीक है। इसके लिए ट्रेटी ऑफ वर्सेलिस की संधि से बना था, है ना। 1919 में क्यों बना था, लेबर का कल्याण के लिए बना था, ठीक है। बाद में जब यूनाइटेड नेशन बनता है 1945-46 में, तो उसके बाद वो यूनाइटेड नेशन का एक विशेष एजेंसी बन जाता है। आपका काम ये है कि आप गूगल कीजिएगा और देखिएगा यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी कौन कौन सा है, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि WTO जो है या फिर WHO और WTO दोनों में से कौन सा यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा सही है। दूसरा बोल रहा है इट्स ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। तो ये सही है। ILO जो है उसमें त्रिपक्षीय जो है हमारा उसका संरचना होता है, जिसमें सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें एम्प्लॉयर नियोक्ता के प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें श्रमिकों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है वो सही है। ILO का जो मेंबर है लगभग उसमें 187 देश उसमें आते हैं, जिसमें मान लो इंडिया मेंबर है, तो इंडिया का सरकार तो उसका एक पक्ष रहेगा ही, दूसरा पक्ष रहेगा भारत में जितने लोग एम्प्लॉयर हैं, मतलब कंपनियां हैं सरकारी, मतलब सरकारी चाहे प्राइवेट, उसके प्रतिनिधि होंगे, और प्लस जो वर्कर मजदूर होंगे उनके भी प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो ये इसलिए इसको ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इट इज़ मैंडेटरी फॉर द मेंबर स्टेट टू अडॉप्ट द कोर लेबर स्टैंडर्ड्स आइडेंटिफाई बाय ILO। तो ILO ने क्या किया है, कुछ कोर लेबर स्टैंडर्ड को, जिसको फंडामेंटल कन्वेंशंस बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या किया है, डिफाइन किया है, उसको परिभाषित किया है, ठीक है। लेकिन मेंबर कंट्री को उसको लागू करना ही पड़ेगा ऐसा नहीं है। अगर वो लागू करेगा तो अच्छा माना जाता है, लेकिन मैंडेटरी होगा मेंबर कंट्री को कि ILO का स्टैंडर्ड्स वो आइडेंटिफाई करे, तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भारत भी है बहुत सारा ILO का स्टैंडर्ड्स को नहीं माना है। जैसे हम लोगों ने, जैसे इंडिया ने भी जो है कुछ कन्वेंशन को ILO का नहीं माना है, जैसे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन और राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये सब इंडिया ने नहीं माना है। तो ILO आपसे आशा करता है देशों से कि वो आपको माने, आप उसको मानिए, लेकिन आपको वो ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता है, तो मैंडेटरी नहीं है, ठीक। इसलिए ये गलत हो गया। अब हमको पूछा है 39 में, क्या पूछा है कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट है बताओ, तो 2 ही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। कौन सा, पहला और दूसरा, ठीक है। तो ओनली 2 हमारा सही होगा, बी। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 40। बोल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग माइंस एंड मिनरल्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत में खानों और खनिजों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है स्टेट्स हैव द एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू मेक लॉज रिगार्डिंग टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स। बोल रहा है खनिज अधिकारों पर करों के संबंध में कानून बनाने का विशेष अधिकार मतलब राज्यों का है, मतलब सिर्फ राज्य ही
कानून बना सकता है, ये हमारा है। ठीक है, तो ऐसा जो स्टेटमेंट है वो क्या है हमारा। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बोला है कि अगर मिनरल पे के अधिकार पे कोई टैक्स लगाना है तो सिर्फ स्टेट ही को एक्सक्लूसिव विशेष अधिकार है कि वो मिनरल पे टैक्स लगा सकता है, मिनरल के अधिकारों पे। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट के पास पावर है कि ये स्टेट की इस पावर को कम कर सकता है। पार्लियामेंट डायरेक्ट जो है टैक्स नहीं लगा सकता है। ठीक है, मिनरल राइट पे कौन लगाएगा टैक्स? स्टेट। लेकिन स्टेट के पावर को कम करने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, साथ ही साथ तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ? सही हुआ। दूसरा बोल रहा है सेंटर हैज़ द पावर टू रेगुलेट माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट। सही है, सेंटर के पास पावर है कि वो माइंस का और मिनरल के डेवलपमेंट के लिए कानून बना सकता है, तो ये ठीक है। फिर बोल रहा है पार्लियामेंट कैन प्रोहिबिट स्टेट्स फ्रॉम इम्पोजिंग टैक्सेस। हाँ, ये भी सही है। पार्लियामेंट जो है, संसद कानून बना के राज्य को कर लगाने से रोक सकता है, लेकिन खुद ये टैक्स नहीं लगा सकता है पार्लियामेंट। टैक्स जब भी लगाएगा स्टेट, लेकिन उसके को रोक सकता है, पावर पार्लियामेंट के पास है। तो वो हमसे पूछा कि कौन सा कथन सही है। तीनों का तीनों सही है, तो 1, 2 एंड 3 इसका आंसर होगा 40 का डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। बोला हु अमंग द फॉलोइंग गेव ए क्लैरियन कॉल टू द पीपल ऑफ इंडिया टू राइज above the narrow confines of the religion of the kitchen and come together in the service of the nation। जहाँ भी राष्ट्र की सेवा का बात हो तो एक ही नाम आता है, किसका? स्वामी विवेकानंद का। इन्होंने बोला था क्या? नर सेवा बराबर नारायण सेवा। और इन्होंने बोला था व्यक्ति को जाति धर्म से ऊपर उठ के सर्विस ऑफ द नेशन में लगना चाहिए, इसलिए इन्होंने रामकृष्ण मिशन का भी स्थापना किया था और बेलूर मठ ये सब का स्थापना किया था। ठीक है, और आपको पता है कि शिकागो में, ठीक है, क्या हुआ था? वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन हुआ था, है ना, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन कहाँ हुआ था? शिकागो में। शिकागो कब हुआ था बताइए? 1800 कब? ठीक है, तो 1890 1893 में हुआ था। इसके अलावा पेरिस में भी हुआ था। ठीक है, वो हुआ था वो 1900 में। ठीक है, हेनरी फेवन डिरोजियो के बारे में आप जानते ही हैं। ठीक है ना, इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट चलाया था। ठीक, और अरविंदो घोष जुड़े हुए थे आपका स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट से। ठीक है, फिर अनुशीलन समिति से भी इन्होंने जुड़े हुए थे। इसके अलावा अरविंदो घोष पे भी एक केस चलता है, बताइए कौन सा केस चलता है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब किया था बताइए? और कौन से कांग्रेस के सेशन में सुभाष चंद्र बोस जो है मतलब उसका अध्यक्षता किए थे? ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। 41 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, बोल रहे हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएशन। ठीक, भारत स्त्री महामंडल, वीमेन इंडियन एसोसिएशन, नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन और ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए भारत स्त्री महामंडल जो है इसको बनाया गया था किस लिए? महिलाओं के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। इससे जुड़े थे सरला देवी चौधरानी। ठीक है, तो सरला देवी चौधरानी जो थे, इन्होंने इसका स्थापना किया था और इसका पहला मीटिंग जो हुआ था वो इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था 1910 में। और इसका ब्रांच जो था भारत के अलग अलग पार्ट में था। ठीक है, तो इसका कब हुआ था? 1910 में। ठीक, अगर वीमेन इंडियन एसोसिएशन का बात करेंगे, ठीक है, तो ये बना था 1917 में बना था। ठीक है, और इससे जुड़े हुए थे मार्गरेट क्यूजिन्स और एनी बेसेंट भी इनसे जुड़े हुए थे। किसे? वीमेन इंडियन एसोसिएशन से। और ये पहला ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, जो 1917 में बना था, तो इसलिए इसका नाम है वीमेंस इंडियन एसोसिएशन। ये भी महिलाओं के अधिकारों के लिए, ये सारा चीज़ के लिए बना था। उसके बाद है, और यूरोप के जो पढ़े लिखे लोग थे और भारत के पढ़े लिखे लोग जो महिलाएं थी, उन्होंने इनको स्थापना किया था, मार्गरेट कजन्स और एनी बेसेंट लोग। फिर नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन NCW। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन जो था ये बना था 1925 में। ठीक है, और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन जो था ICW, उसका भारत में एक पार्ट था जिसका नाम था अखिल राष्ट्रीय महिला परिषद या नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन। और इसको बनाने में लेडी मेहरी भाई टाटा, लेडी मेहर भाई टाटा का बहुत बड़ा योगदान है। ये बना था 1925 में। ठीक है, और वीमेन इंडियन एसोसिएशन 1917 में। उसके बाद ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस जो था वो ये बना था 1927 में। ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था और इसको भी स्थापना करने में मार्गरेट कजन्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो हो गया आपका, ये ऑर्गेनाइज ही उसी तरह किया गया। तो 1, 2, 3, 4 इसका आंसर होगा। सबका नाम याद रखिएगा और कब बना था वो याद रखिएगा। फाउंडेशन और सभी जो है महिलाओं के अधिकार से ही रिलेटेड था। ठीक है, वीमेन एजुकेशन और वुमेन का अधिकार से रिलेटेड। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर
43 देखते हैं, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मेन रीजन बिहाइंड द गदर मूवमेंट्स ट्रांजिशन टू ए मोर मिलिटेंट स्टेंस। क्यों जो है गदर आंदोलन एक अधिक रुख मतलब उग्रवादी रूप मतलब मोर मिलिटेंट चीज़ को यूज कर रहा था। ठीक है, पहले वो मान लीजिए नॉन वायलेंट तरीका अपना रहा था, लेकिन क्यों जो है बहुत ही ज़्यादा उग्रवादी रुख अपनाने लगा। फिर पहला है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये कब हुआ था? 1885 में। कोई मतलब नहीं है। गदर मूवमेंट बात करेंगे तो 1910 के दशक में हुआ था, या वर्ल्ड वार के समय, फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है। फिर है कोमागाटा मारू इंसिडेंट। ठीक। फिर है आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, और है दिल्ली दरबार दैट मार्क द कोरोनेशन ऑफ द किंग जॉर्ज। तो आपको पता है कि कोमागाटा मारू इंसिडेंट, कोमागाटा मारू जो था एक जहाज़ था जो कहाँ से जा रहा था, तो जापान से कनाडा जो है ये जा रहे थे, है ना। और इसमें एक व्यक्ति थे जिसका नाम था गुरजीत सिंह। ठीक है, वो इस जहाज़ को कांटेक्ट पे लिए थे कि भेजने के लिए। ठीक है, 376 इंडियन को भेजना था जो अलग अलग भारत विश्व के ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से आए थे। ठीक है, और वो वानकूवर गए थे। जब वो जा रहे थे तो गदर पार्टी के जो मोबिलाइजर्स थे उन्होंने इस शिप पे, उस जहाज़ पे आया। ठीक है, लेक्चर दिया और लिटरेचर ये सब बांटा। ठीक है, लेकिन कनाडा की गवर्नमेंट जो था उस समय ब्रिटेन के अंडर में था, तो जहाज़ को जो है कनाडा नहीं उतरने गया और वापस जो है भेज दिया गया। मारपीट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ। तो ये घटना जो है पूरे विश्व को झकझोर दिया, खासकर सिख समुदाय को। और फिर उन्होंने जो है गदर मूवमेंट तो ऑलरेडी चल ही रहा था, वो और ही ज़्यादा क्या हो गया, मिलिटेंट हो गया, उग्रवादी हो गया। गदर नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि गदर का मूवमेंट होता है रिवोल्ट करना। ठीक है, और ये इनका जो न्यूज़पेपर था वो गदर के नाम से चलता था। ठीक है, जो उर्दू में था, पंजाबी में था, ये आपको ध्यान रखना है। और इससे जुड़े हुए थे सोहन सिंह भाखना, बाबा गुरमुख सिंह, करतार सिंह सराबा, रहमत अली, भाई परमानंद, मोहम्मद बरकतुल्ला। ठीक है, और इनका मकसद वही था कि भारत से अंग्रेज़ को उखाड़ फेंकना, लेकिन इनका जो प्लान था वो अंग्रेज़ों को पता चल गया और फिर इन लोगों को पकड़ के फांसी दे दिया गया और मार दिया गया जान से, या तो फिर कैद दे दिया गया। तो इंसिडेंट क्या होगा? कोमागाटा मारू इंसिडेंट। ठीक है, तो कोमागाटा मारू इंसिडेंट हो गया। बाकी आपको आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, ये 1900 सेकेंड बोला है तो 1939 में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बना था। ठीक। दिल्ली दरबार जो 1911 का, इसमें बात है किंग जॉर्ज का, जो आपका दिल्ली में हुआ था। इसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था, ठीक है, उसको रद्द कर दिया गया। कल जो कैपिटल था उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, दिल्ली दरबार के समय में ही क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने जो है अटैक करने का कोशिश किया था, किस पे? आपको भारत के गवर्नर जनरल पे। ठीक है, किस गवर्नर जनरल पे अटैक करने का बात किया गया था और उन लोग पकड़ा गए, तो उस पर कौन सा कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, ये बताइए। 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, कथन है कि स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड बाय सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू इन द अर्ली 1920s फॉर द अटेनमेंट ऑफ द स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स। ठीक है, तो देखो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, सबसे पहले समझिए। स्वराज पार्टी की स्थापना तब हुई जब आपको गांधी जी ने आपको आंदोलन वापस ले लिया। कौन सा आंदोलन? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। तो जब असहयोग आंदोलन वापस हुआ तो तो कांग्रेस जो है दो पार्ट में बट गया। एक को बोला गया प्रो चेंजर, ठीक है, और दूसरे को बोला गया नो चेंजर। तो जो चेंज चाहते थे और जो चेंज नहीं चाहते थे, जो चाहते थे चेंज हो तो उसको प्रो चेंजर बोला। चेंज मतलब कि गांधी जी बोले थे कि मतलब पॉलिटिक्स में नहीं जाने का, और फिर जो है जो चल रहा है, मतलब भले आंदोलन वापस हो गया लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है, सकारात्मक जो संरचनात्मक कार्यक्रम वो चलता रहे, तो वो चाहते थे। उसको बोलते थे, जो लोग चाहते थे चेंज नहीं करना, जो चल रहा है गांधी जी का फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, दर्शन के अकॉर्डिंग, तो नो चेंजर। इसमें आपको वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल लोग जैसे थे, और फिर राजेंद्र प्रसाद लोग। लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि हम लोग जो है इलेक्शन लड़ के, ठीक है, नेता बनेंगे और फिर जो है सदन के अंदर से विरोध करेंगे। ठीक है, उसको प्रो चेंजर बना गया। इसलिए इन्होंने जो है पार्टी खोला जिसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, ठीक है। स्वराज पार्टी को स्थापना किए तीन व्यक्ति ने, मतलब मोतीलाल नेहरू, अजमल खान और चित्तरंजन दास। ठीक है, लेकिन कांग्रेस, आपको पता है कि जब हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंग भंग आंदोलन चल रहा था, सूरत स्प्लिट में कांग्रेस दो पार्ट में बट गया। ठीक है, कौन कौन सा?
मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, गर्म दल नरम दल। लेकिन 1922 में के आसपास जब हमारा गया में सेशन होता है, तो उसमें भी सेम बात होती है कि भाई हम लोग को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है और कोई बोल रहे हैं कि कोई नहीं करना है। तो इसमें लेकिन कांग्रेस का पार्टीशन दो पार्ट में नहीं हुआ। गांधी जी ने भी स्वीकार कर लिया कि ठीक है, भले दोनों का रास्ता अलग अलग है, मार्ग एक ही है, तो इन्होंने जो है ठीक है इलेक्शन लड़ रहे हैं तो लड़ने दीजिए, कोई इसमें हम लोग का भेदभाव कुछ नहीं है। और कांग्रेस जो है दो पार्ट में टूटने से बट गई। तो गया में सेशन होता है, चितरंजन दास जो है चितरंजन दास उसके हेड करते हैं, और फिर वहाँ पे जो है आपका स्वराज पार्टी का उदय होता है। ठीक है, और स्वराज पार्टी के जो बनते हैं प्रेसिडेंट, वो CR दास बनते हैं, और मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी बनते हैं। तो ये एकदम सही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं। दूसरा बोल रहा है स्वराज पार्टी एडवोकेटेड फॉर बॉयकॉटिंग द लेजिस्लेटिव इलेक्शन एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश। ये गलत होगा कि स्वराज पार्टी बॉयकॉट नहीं किए थे, उन्होंने सपोर्ट किया था कि हम लोग जो है विधानसभा में घुस के जो है अंग्रेज का विरोध करेंगे। तो ये गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है और 1 सही है। तो C जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, कथन 1 सही है और लेकिन 2 गलत है। तो इनको फ़ायदा भी हो जब ये इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है ना, तो आपका सेंट्रल प्रोविंस में, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस मतलब MP का एरिया समझ लो, और बंगाल में जो है इनको मेजोरिटी भी मिलता है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे आगे चल के जो है आपको पता है स्वराज पार्टी के ही रहते हैं एक विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, ये वल्लभ भाई पटेल नहीं, विट्ठल भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल तो नो चेंजर थे, प्रो चेंजर के थे विट्ठल भाई पटेल। वो जो है भारत के सेंट्रल प्रोविंस जो रहता है ना, केंद्र विधानसभा, उसके स्पीकर भी चुनते हैं वो। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल। तो ये स्वराजिस्ट का कुछ सफलता देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द मनसबदारी सिस्टम ऑफ मुगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मुगलों की मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इट वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मुगल एम्पायर इंट्रोड्यूस्ड मेनली बाय द अकबर। बोल रहा है अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया ये जो है मुगल का साम्राज्य का क्या है, एक प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जो है क्या है, सिस्टम था। ठीक है, देखो मनसबदार का मतलब मनसब क्या क्या होता है, मनसब एक रैंक होता था। ठीक है, मनसब क्या होता था, एक पोजीशन होता था, एक रैंक होता था। ठीक है, और उस पोजीशन को जो व्यक्ति होल्ड करता था उसको मनसबदार बोलते थे। ठीक, तो मनसबदार को कुछ उसको अलग अलग रैंक दिया जाता था। ठीक है, और उसको सैलरी और उसका मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी के आधार पर दिया जाता है। जितना ज़्यादा मनसब का होगा व्यक्ति ऊपर वाला, उतना हाई मनसबदार उसको होता था। ठीक, तो उसका जो रैंक और उसका सैलरी डिसाइड होता था। ठीक है, उसके लिए उसको एक नंबर दिया जाता था। ठीक है, मान लो क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, तो उसको हम लोग बोलते थे जात। क्या बोलते थे, जात। जितना ज़्यादा हाई जात का होगा, हाई जात मतलब उसको रैंक होगा, उतना ज़्यादा उसको पैसा उसको दिया जाएगा। ठीक है, उतना ज़्यादा उसका समाज में इज्जत होगा। और दूसरा होता था सवार। सवार मतलब जितना ज़्यादा उसका रैंक होगा उसके अनुसार उसको उतना ज़्यादा हाथी घोड़ा ये सब भी रखना पड़ता था, उसको बोलते थे सवार। ठीक है, तो ये पूरा चीज़ को मनसबदार ही व्यवस्था बोला जाता था, और ये अकबर जो है उसको पॉपुलर किया और अकबर उसको लेके आया था। तो ये जो है सही है। दूसरा बोला रैंक एंड सैलरी ऑफ द मनसबदार विद डिटरमाइंड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात। तो ये भी हमारा सही है। बोला मनसबदार रिसीव देयर सैलरी ओनली इन द फॉर्म ऑफ जागीर। नहीं, उसको पैसा भी दिया जाता था। ठीक है, राजा के द्वारा उसको पैसा भी दिया जाता था या फिर ज़मीन का टुकड़ा भी दिया जाता था, जिससे वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, और अगर एक्सेस रेवेन्यू जनरेट होता था तो वो राजा को वापस कर देता था। ठीक है, और उतना वो उसको मिलिट्री पावर भी दिया था, उसको घोड़ा वोड़ा भी रखना होता था। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मनसबदारी जो सिस्टम था दोस्तों वो हेरिडेटरी नहीं था। ठीक, अकबर के समय में हेरिडेटरी नहीं था। राजा जब किसी भी व्यक्ति को मनसबदारी देने से पहले उसका जो है चेक वेक करता था, एनालिसिस करता था, उसके अधिकार पे उसका चेकिंग वेकिंग टेस्टिंग वेस्टिंग होता, फिर उसको मनसबदारी दिया जाता था। बाद में धीरे धीरे जब राजा कमज़ोर होने लगता था, जैसे अकबर के बाद का राजा जो आए, ठीक है, अकबर, जहांगीर आया, शाहजहाँ आया, औरंगजेब आया, उसके बाद के जो राजा हैं तो कमज़ोर हुए, तो मनसबदारी व्यवस्था जो है वो वंशानुगत हो गया, हेरिडेटरी हो गया। तो बोल रहा है तो ये वाला हमारा गलत होगा, क्योंकि उसको नगद में भी पैसा मिलता था और जागीर में भी, लैंड के रूप में भी उसको पैसा मिलता था। ठीक है, तो बोल रहा है कि इतने स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है ना, तो 2 स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, आंसर होगा ओनली 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 46 देखते हैं। बोल रहे हैं विथ रेफरेंस टू द पंचायत इन द मिडाइवल इंडिया ड्यूरिंग द 16-17 सेंचुरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 16वीं-17वीं शताब्दी के दौरान मध्यकालीन भारत में पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों,
कि पंचायत के बारे में पूछा है जो मिडाइवल इंडिया मध्यकालीन भारत में था 16वीं 17वीं के समय में। ठीक। बोला पंचायत हैज अथॉरिटी टू लेवी फाइन्स एंड इम्पोज पनिशमेंट। अच्छा 16-17 सेंचुरी का समय कब होगा बताओ तो। अगर हम नॉर्थ दिल्ली का बात करेंगे तो मुगल का समय होगा। ठीक है। और अगर साउथ इंडिया का बात करेंगे, मतलब साउथ इंडिया में भी मुगल उगल का था, और उसमें भी जो है जैमोरिन वैमोरिन होगा साउथ इंडिया में, या फिर जो है आपका लोकल राजा उस समय था। ठीक। तो बोल रहा है कि पंचायत जो उस समय भी हुआ करता था, तो उसको क्या जुर्माना और दंड देने का अधिकार होगा कि नहीं होगा? होगा। इसमें तो नॉर्मल स्टेटमेंट है, कोई भारी भरकम चीज़ नहीं है। फिर बोल रहा है पर्सन एक्सपेल्ड बाय द पंचायत कुड नॉट प्रैक्टिस देयर प्रोफेशन विद इन देयर विलेज। ठीक है, कि जो लोग पंचायत जिसको हटा देगा, पनिशमेंट दे देगा कि भागो यहाँ से, वो अपना पैसा नहीं चला सकते। तो बहुत सिंपल बात है, जब पंचायत उसको भगा ही देगा तो नौकरी वोकरी थोड़ी उसको करने देगा। तो ये जो है वो ख़त्म हो गया। उस मतलब ख़त्म नहीं हो गया, वहीं ये सही है। फिर बोल रहा है कि मंडल या मुकद्दम जो है रिफर टू द हेडमैन ऑफ द पंचायत। ठीक है, तो जो पंचायत का मुखिया होता था उसको मंडल बोलते थे, या फिर मुकद्दम उसको बोला जाता था। क्रिमिनल अगर जस्टिस को छोड़ दे, है ना, तो क्रिमिनल मामलों को, तो सारे मामलों में जो जाति पंचायत था उसके फैसले को सरकार भी जो है स्वीकार करती थी, है ना। उस समय का जो सरकार था वो भी पंचायत के फैसले को जो है स्वीकार करती थी। सिर्फ क्रिमिनल जस्टिस, मतलब अगर चोरी वोरी का मामला हो या मर्डर का मामला, तो वो सारे मामलों को में राज्य जो है अपना डिसीजन लेती थी। लेकिन बाकी मामलों में छोटा मोटा चीज़ में उसमें जाति पंचायत का डिसीजन बहुत ही मान्यकारी था। ठीक है, उसके पंचायत के हेड को क्या बोलते थे? मंडल या मुकद्दम बोलते थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल थ्री आर करेक्ट, तीनों के तीनों क्या है, सही हमारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। बोल विथ रेफरेंस टू द मिडाइवल इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैटल ऑफ खानवा। तो बैटल ऑफ खानवा जो है वो कब हुआ था? बैटल ऑफ जो फर्स्ट पानीपत का युद्ध था, ठीक है, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। ठीक है, और वो कहाँ हुआ था? आपका पानीपत में। उसमें उसमें बाबर ने जीत लिया था। उसके बाद वो खानवा का युद्ध लड़ता है। ठीक है, जिसमें बाबर क्या करता है, राजपूत जो राजा होता है, ठीक है, राणा सांगा, वो होते हैं मेवाड़ के, तो उनको खानवा के पास हरा देता है। और फिर वही युद्ध का नाम हो जाता है बैटल ऑफ खानवा। खानवा कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, ये बताओ। ठीक है, उसके बाद समझ में आया? तो खानवा जो फतेहपुर सीकरी आगरा के आसपास का जो एरिया है, वहाँ पे 1527 में युद्ध होता है। राजपूत जो है सरेंडर कर देता है। लेकिन ठीक है, तो राजपूत बहुत ही पावरफुल होते हैं, बाबर को चारों तरफ से घेर लेता है। ठीक है, लेकिन फिर भी बाबर जो होता है वो टेक्निकली, मतलब इतना उसका मिलिट्री स्ट्रेंथ था, नॉलेजेबल वो था, प्लस उसको लड़ने का टेक्निक पता था, उसके पास तोप ये सब था, तो आसानी से जो है वो बाबर जो है राणा सांगा को हरा देता है। तो 47 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखिए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में कौन कौन सा युद्ध हुआ था? तराई का युद्ध हुआ था, आपको याद होगा। जयचंद और महमूद ऑफ गजनी के बीच में भी आपको युद्ध हुआ था आपको, ठीक है। फिर 1500, फिर जयचंद और महमूद ऑफ गजनी तो बहुत पहले था भाई, इसका युद्ध हुआ नहीं था। फिर राणा संग और बाबर मैंने बता दिया, शेर शाह और हुमायूं के बीच में। फिर उसके बाद शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में दो युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ हमारा बैटल ऑफ कन्नौज 1539-40 में हुआ था। और फाइनली कलिंजर का युद्ध में जो है शेर शाह सूरी घायल हो गया और मर गया था। ठीक है, उसका बारूद ब्लास्ट ब्लास्ट कर गया था तोप वाला, और वो डेथ कर गया था। ठीक है, तो 47 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 48। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित युग्मों पे विचार कीजिए। एक तरफ हमारे पास राजा है और दूसरी तरफ उसका राजवंश है, किससे वो लिंक था? तो गोपाल, आपको पता है गोपाल जो राजा था वो पाल वंश का संस्थापक था। पाल वंश पाला, प्रतिहा और राष्ट्रकूट के बीच में 8 सेंचुरी के आसपास, मतलब 750 एडी में जो है लड़ाई चलते रहता था। ठीक है, और पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। और पाल वंश कहाँ कहाँ पे था? बिहार, बंगाल और झारखंड के आसपास का एरिया आप समझ लीजिए। ठीक है, अभी जो आप धर्म अभी जो आप विक्रमशिला यूनिवर्सिटी देखते हैं उसका स्थापना धर्मपाल ही किया था। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना। तो राष्ट्रकूट का नहीं था, राष्ट्रकूट का जो राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन सा था? धनती दुर्ग था। और एक राजा था धर्मपाल, पाल वंश का। ठीक है, उसको राष्ट्रकूट का एक राजा था जिसका नाम था ध्रुव। ठीक है, तो ध्रुव जो राजा था वो आपका राष्ट्रकूट का था, जिसने हराया था किसको? धर्मपाल को। ठीक है। उसके बाद
दंती दुर्ग जो था वो किसका संस्थापक था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। ठीक है। चालुक्य वंश का जो फेमस राजा था दोस्तों वो पुलकेशिन सेकंड था, जिसने जो है हर्षवर्धन को हराया था और उसको नर्मदा नदी को क्रॉस नहीं करने दिया था, राइट। और चालुक्य वंश से रिलेटेड जो आर्किटेक्चर है वो है आपका वेसर आर्किटेक्चर, वेसरा आर्किटेक्चर है ना। चलिए, अब ये हो गया। अब जो है, अब देखिए राष्ट्रकूट का जो राजा था ध्रुव, ठीक है, और जो संस्थापक उसका कौन था? दंतीदुर्ग था। तो दंतीदुर्ग ने अपना राजधानी किसको बनाया था? मान्यखेत को बनाया था। किसको? मान्यखेत। मान्यखेत को दूसरा नाम मालखेड़ भी है, मालखेड़। कहाँ है मान्यखेत या मालखेड़? ये है आपका सोलापुर में। सोलापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। तो ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको बता दी आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है। तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही रूप से मैच नहीं है, तो ना तो 1 होगा, ना तो 2, ना तो 3। तो आंसर इसका हो जाएगा 48 का ऑप्शन डी की, कोई भी सही मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम अब 49 देखते हैं। बोला विथ रेफरेंस टू द विजयनगर किंगडम द टर्म महानवमी दिब्बा, ठीक है, रिफर्स टू। विजयनगर एम्पायर में महानवमी डिब्बा मतलब क्या होता है? तो महानवमी डिब्बा क्या था? महानवमी डिब्बा जो था, आप समझ लीजिए, एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था, ठीक है, जहाँ पे राजा जो है वो बैठता था, है ना, अपने जो है मतलब सोने के सिंहासन में, ठीक है, बैठता था और वहाँ से देखता था। तो जहाँ पे वो बैठता था उस प्लेटफॉर्म को महानवमी डिब्बा बोलते थे। और वो फिर मतलब जो चलते रहता था, जुलूस उलूस निकलते रहता था, और फिर उसको राजा जो है वो देखता था। तो एक मासिव प्लेटफॉर्म है वेयर द किंग्स सेट एंड वास्ट प्रोसेशंस पास बाय, है ना। तो एक विशाल मंच जहाँ राजा बैठते थे, जुलूसों को गुजरते हुए देखते थे। तो आंसर उसका हो जाएगा गा, सी ऑप्शन। ठीक है। उसको महानवमी डिब्बा बोला जाता था। ये रिलेटेड है किसे? विजयनगर से, याद ध्यान दीजिएगा। फिर है विथ रेफरेंस टू द मिडाइवल इंडिया वाट वेयर दावा एंड उलुक मेंशनड बाय इबन बतूता इन हिज बुक रिहला। तो रिहला एक बुक था जिसको लिखा था कौन? इबन बतूता ने। ठीक है। कौन से भाषा में लिखा हुआ था? तो जो रिहला बुक है दोस्तों उसको लिखा है इबन बतूता ने, और कौन सी भाषा में? तो अरबी भाषा में। ठीक है। और वो कहाँ का था? मोरक्को का था। मोरक्को कहाँ है? बताओ। नॉर्थ अफ्रीका का, जैसे ये हमारा अफ्रीका है, ठीक है, तो यहाँ पे है मोरक्को। ठीक है। और उसने जो है उसमें दवा और उलुक के बारे में लिखा है। तो दवा और उलुक क्या था वो चीज़ पूछना है। तो देखो, हाँ। तो ये दवा जो और जो उलुक था वो एक तरह का समझ लीजिए पोस्ट ऑफिस टाइप का था। ठीक है। पत्र को भेजने के लिए, है ना, डाक प्रणाली। तो दावा जो होता था उसको घोड़ा के द्वारा चलाया जाता था। ठीक है। और उल्लूक जो था वो पैदल। तो क्या मतलब है कि घोड़ा लेके जाएगा आपका पत्र? नहीं, एक व्यक्ति जो है आपका पत्र आप इसको दिए और आपको यहाँ पे भेजना है। तो फिर यहाँ से यहाँ तक हो सकता है कि एक व्यक्ति घुड़सवार आपको लेके जाएगा इस पत्र को, अभी पैदल लेके जाता था। तो जो पैदल लेके जाता था उसको उल्लूक बोलते थे, और जो घोड़ा लेके जाता था उसको दावा बोलते थे। ठीक है। तो ये क्या होता था? पोस्टल सिस्टम था, डाक प्रणाली था। ठीक है। जिसको इबन बतूता ने बोला था अपने बुक रिहला में, जो अरबी भाषा में लिखा हुआ है। इबन बतूता मोरक्को का था। और किसके शासनकाल में आया था? तो एमबीटी के शासन में आया था, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो 50 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी।